हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना का ग्राफ 2 दिन से 30 पर ही रुका, लेकिन मधुबनी में सैकड़ा पार है कोरोना की संख्या। समस्तीपुर, बेगूसराय में भी कोरोना की लंबी छलांग। सतर्क रहें, कोरोना के कोहराम को समझे। लॉकडाउन का उल्लंघन, गलत अर्थ से जिंदगी कहीं भारी न पड़ जाए, गाड़ी कहीं छूट न जाए। सोशल डिस्टेंस की उड़ रही धज्जियां। मंदिर बंद तो महिलाएं सड़क किनारे वट वृक्षों में ही पहुंच गई पूजा करने। एक दिन पूर्व वट सावित्री पर्व और ईद की खरीदारी को लेकर बाजारों में जुटी भीड़ ने तार कर दिया। 102 वर्ष पूर्व वायरस स्पेनिश फ्लू के इतिहास को जाने समझे। प्रति 100 लोगों में 6 लोग की हुई थी उस समय इस जानलेवा बीमारी से मौत। 20 माह तक मचाया था इसने तांडव। भारत में 1 करोड़ 80 लाख लोगों की जान चली गई थी, जबकि विश्व में 10 करोड़ लोग मारे गए थे। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। से दरभंगा में कोरोना का ग्राफ रुका है। 30 पर कोरोना पॉजिटिव की संख्या है। इसमें 8 ठीक होकर स्वस्थ घर लौट चुके हैं, लेकिन बगल के जिला मधुबनी में कोरोना का विस्फोट है। 100 से ऊपर संख्या पार है। बगल के जिला समस्तीपुर में भी 50 से संख्या पार है। बेगूसराय में भी 100 पार है। और हम आप कब तक ठीक रहेंगे? जी हाँ, कोरोना का ग्राफ बढ़ना तय है। कुछ तकनीकी और रिपोर्ट में देरी की बात है, लेकिन जिस तरह से हम सोशल डिस्टेंस को भूलते जा रहे हैं, मास्क को घर पर छोड़ते जा रहे हैं, कोरोना का ग्राफ बढ़ेगा। मुंबई और दिल्ली से आए जो प्रवासी लोग हैं, उन्होंने कोरोना की संख्या बढ़ा दी है। दरभंगा में रिपोर्ट आना बाकी है। सैकड़ा पार करेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, ऐसी ही संभावना है। बहरहाल हमें बचना है कोरोना से, जहां तक बचे। अब जो स्थिति है, अपने स्वास्थ्य की रक्षा स्वयं करनी है, और जो रक्षा करेगा वही बचेगा, अन्यथा कोरोना उसे जकड़ेगा। कोरोना का ग्राफ 48 घंटे से 30 पर रुका है। 8 जो संक्रमित मरीज है स्वस्थ होकर लौट चुके हैं। एक्टिव मरीज की संख्या 12 है। 9 प्रखंड बचा हुआ है। दरभंगा शहर वर्तमान में कोरोना मुक्त है, लेकिन स्थिति कब तक ठीक रहेगी कहा नहीं जा सकता। मई समाप्त होते होते यह सैकड़ा पार करेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बगल का जिला मधुबनी में 100 से ऊपर कोरोना संक्रमित मरीज हो चुका है। समस्तीपुर 50 के पार है। बेगूसराय भी 100 के पार है। ऐसी परिस्थिति में सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर में जहां आगे निकल गया है, दरभंगा कब तक बचेगा? कुछ तकनीकी गड़बड़ियां, कुछ तकनीकी खामियां और कुछ अन्य बातें, जिसके कारण कोरोना का ग्राफ रुका हुआ है। मतलब साफ है कि रिपोर्ट आने में देरी हो रही है। सैकड़ों की संख्या लंबित है और इसमें कोरोना का ग्राफ बढ़ेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जो जांच रिपोर्ट है उस आधार पर अभी जो नमूना है, जो स्वाब है, संकलित किया जा रहा है, और ऐसे में ये छलांग लगाएगा। दरभंगा में कोरोना से ठीक होने वाले की संख्या, रिकवरी रेट है वह 33% से अधिक है। ये अच्छी बात है। बिहार का भी आंकड़ा काफी अच्छा है, लेकिन दूसरी बात यह है
कि प्रथम दृष्टया में ही हम कोरोना को पहचान रहे हैं, लक्षण के मरीज आने के बाद स्थिति क्या होगी इसका अंदाजा लोगों ने अभी नहीं लगाया है। जो इटली से लेकर यूएसए की तस्वीर देखते हैं, जानते हैं वे कहानी दूर नहीं, क्योंकि दुनिया से कोरोना को आने में अभी 5 माह भी नहीं लगे। 31 दिसंबर को पैदा हुआ कोरोना पूरे 200 देश में तहलका मचा रहा है। 50 लाख की आबादी को उसने जकड़ लिया, 3 लाख की आबादी को उसने मौत के आगोश में सुला दिया। वेंटिलेटर के लिए मारामारी होने लगी। दरभंगा भी उससे अछूता नहीं है और दरभंगा में 30 की संख्या है और ये संख्या किस समय छलांग लगाए, जंप कर जाए, यह निर्भर करता है हम पर, आप सबों पर। सोशल डिस्टेंस की उड़ रही धज्जियां, कोरोना का राजनीतिकरण हो रहा है, यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जी हां, राहत की गाड़ी पर्दे के पीछे और कहीं कहीं उस पर सवार राजनीतिज्ञ। हम किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहते, न बात करना चाहते हैं, लेकिन बस जता देना चाहते हैं। बिहार सरकार ने जो क्वारंटीन सेंटर है उसमें मीडिया को जाने पर प्रवेश पर रोक लगा दिया है। जो व्यक्तिगत लोग खाना नाश्ता या सहायता कर रहे थे उन पर रोक लगाई गई, कई कारण बताए गए। लेकिन बिहार सरकार के मुख्यालय पटना में ही जब क्वारंटीन सेंटर में विपक्ष के विधायक तेज प्रताप यादव वहां खुलेआम जाकर करके आप राहत बांटते हैं, मीडिया भी साथ जाती है, तो ऐसे में नियम कानून कहां? जो स्वयंसेवी लोग हैं, जो गैर राजनीतिक लोग हैं, वे अगर सहायता पहुंचा रहे थे तो पता नहीं कहां से बिहार सरकार को लगा कि यह गलत हो रहा है। अब जो भी है वह सरकार के भरोसे अपना श्रेय लेने की होड़ में कहीं न कहीं कमियां रह जाती है, क्योंकि सरकार के बूते यह संभव नहीं है कि इतनी बड़ी विपदा में वो हर जगह हाथ बढ़ा करके लोगों की मदद करे। सरकार के काम पर टिप्पणी नहीं, लेकिन सरकार बनना होगा, सरकार स्वयं को मानना होगा। सरकारी दायरे में रहकर आप यथासंभव जहां तक हो सकता है मदद करें, यही मानवता है। नियम का भी पालन हो और मदद भी हो। आक्षेप और टिप्पणियां तो होती रहेगी, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि जो नियम है उसकी धज्जियां कई जगह उड़ रही है और कई जगह काम अच्छे से हो रहा है, लेकिन कई जगह लोग मायूस हैं। दरभंगा के क्वारंटीन सेंटर का यह दृश्य हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह अफरा तफरी है। सरकार ने इस पर बाहरी आदमी के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। न कोई बाहरी संस्था आएगी, न मीडिया को अनुमति होगी। सरकार अपने बूते सब कुछ ठीक ठाक कर लेगी, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। नियम की धज्जियां उड़ती गई। हम लगातार आपको यह इसलिए दिखा रहे हैं कि अफरा तफरी का माहौल है। सरकार के पास इतने हाथ और साधन नहीं है कि इस विपदा में, इस महामारी में सब कुछ ठीक ठाक कर ले। हम न विवेचना न आलोचना करना चाह रहे हैं, लेकिन जो सिस्टम है वहां सरकार आपको सरकारी आदेश के दायरे में खुद बनना होगा। जहां आप समझते हैं वहां मदद कीजिए, जहां नहीं वहां वर्तमान हालत पर जो हो सकता है वही करें, अन्यथा ये महामारी किसी को छोड़ नहीं रहा। जी हां, हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह क्वारंटीन सेंटर में अफरा तफरी है। हमने आपको यह भी बताया कि विपक्ष के नेता जो तेज प्रताप यादव हैं किस तरह क्वारंटीन सेंटर में जाकर राहत बांटते हैं। मीडिया भी साथ जाती है, लेकिन जब सरकारी दायरे में, नियम के दायरे में जाते हैं तो आना मना है। लेकिन सब कुछ हो रहा है। दुकानें खुलती है तो नियम से, और आप सड़क पर लगाकर बैठ जा रहे हैं तो कोई पूछता नहीं, और कभी कोई ज्यादती हो गई तो पुलिस पर आरोप लग जाता है। और ऐसी स्थिति में कोरोना का राह आसान हो जाता है। आपको स्वयं सरकार बनना होगा, स्वयं मदद करनी होगी नियम के दायरे में, तभी इस महामारी से बचना मुमकिन है, अन्यथा कोरोना कोहराम मचाएगा। वक्त बदलता गया, सरकारी नीति, राजनीतिक नीति आड़े आती गई। पहले किसी व्यक्ति को गांव में घुसना मना था, क्वारंटीन सेंटर बना, जिला मुख्यालय में, प्रखंड मुख्यालय में, पंचायत मुख्यालय में आदेश बदलता गया। शुक्रवार को जो आदेश आया है उसमें कोरोना संक्रमित हो या ना हो, बाहर से आने वाले प्रवासी को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया, A, B, C।
और 20 ही अब सीधे जा सकेंगे। 4 दिन पहले फरमान आया कि महिलाएं, बच्चे, बूढ़े और बीमार होम क्वारंटीन किए जाएंगे। 15 दिन पहले फरमान आया कि छात्र होम क्वारंटीन किए जाएंगे, मजदूर जाएंगे क्वारंटीन सेंटर में। प्रतिदिन फरमान बदलता रहा। शुक्रवार को जो फरमान आया उसमें साफ हो गया कि बी और सी वाले जाएंगे होम क्वारंटीन में, ए वाले जाएंगे क्वारंटीन सेंटर में। ए क्या है सुन लीजिए। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पुणे, सूरत, अहमदाबाद से आप आए हैं तो आप प्रखंड क्वारंटीन अथवा जगह की कमी होने पर पंचायत क्वारंटीन में भेजे जाएंगे, और बी और सी वाले सीधे आप होम क्वारंटीन में जाएंगे। ऐसे में सरकार की नीति, राजनीतिक नीति हो या मजबूरी की नीति, दिन रात बदलती है। आपको इस बीच से संभलना होगा, बचना होगा, अन्यथा कोरोना का जब कहर पड़ेगा तो न सरकार बचाने आएगी न हम और आप, अपने भी दूर हो जाएंगे। ऐसे में सरकारी आश्वासन और राहत और अपनों का सांत्वना तो मिल जाएगा, कोरोना की दवा नहीं मिलेगी, कोरोना का वैक्सीन नहीं बना है जो मिल जाएगा। ऐसे में आपको इस भीड़ से, इस आदेश की भीड़ से, बदलते आदेश के बीच से कोरोना से बचकर निकलना होगा, और तभी आप कोरोना से सुरक्षित रह सकते हैं। कोरोना का विस्फोट होना तय है। 30 के आंकड़ा को 30 मत समझिए। हजारों लोग आ चुके हैं, लाख की संख्या पार करेगी। मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, पुणे, अहमदाबाद से कोरोना लगातार आ रहा है। जांच कम हो रही है, कोरोना आपके बीच भी है। इसको समझिए, इसके कोहराम को जानिए और अपने स्वास्थ्य धन को सबसे बड़ा धन मानते हुए इसे बचिए। परिवार को बचाइए, अपनों को बचाइए, समाज को बचाइए। जरूरत पड़े तभी घर से निकलिए, तभी बाहर जाइए। और जब ऐसा लगे कि हमने कुछ ऐसा चीज छू लिया है जहां वायरस हो सकता है तो बार बार हाथ को सैनिटाइज कीजिए। आंख, नाक, मुंह को मत छूइए। जब ऐसा लगे कि ज्यादा शक हो तो नहा लीजिए, तभी घर में जाइए, अन्यथा कोरोना का कोहराम आपके घर में आने से कोई रोक नहीं सकता। माह रमजान के मुबारक महीना का चौथा और अंतिम जुमा की नमाज अदा किया गया। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए लोगों ने अलविदा नमाज पढ़ी, और जो ईद की नमाज है उस संदर्भ में भी कई उलेमाओं ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कोरोना के कहर के बीच मंदिर बंद, मस्जिद बंद, गुरुद्वारा बंद, चर्च बंद, और जुमे की नमाज जो अलविदा की नमाज होती है रमजान में, वह भी नियम कानून के तहत ही पढ़े गए। विभिन्न मस्जिदों में अधिकतम 5 की संख्या में जुमे की नमाज, अलविदा की नमाज, जहां हजारों भीड़ उमड़ती थी, चाहे वह दरभंगा टावर हो, लहरियासराय टावर हो, वहां 5 की संख्या में जुमे की नमाज, अलविदा की नमाज अदा करते। कोरोना के कहर से बचना है तो इंसान को जिंदा बचना होगा, जिंदगी की कीमत समझनी होगी, और सभी धर्म के लोग इसका पालन करें, तभी मिलजुल करके कोरोना को हराया जा सकता है। 2 माह से लगातार सब्र, इम्तहान, एक परीक्षा जिसमें खड़े उतरते भारतीय चूक होती है, लेकिन 95% ऐसे लोग हैं जो लगातार कोरोना को हराने में कोरोना योद्धा बन कर करके लगे हुए हैं। 5% लोग भले ही भीड़ जमा कर दें, कोरोना को लाने में मदद कर दें, लेकिन अंततः कोरोना को हराने में हर कोई एक दूसरे से हाथ मिलाकर साथ निभाता हुआ। ये रमज़ान मुक़द्दस का मुबारक महीना चल रहा है, सभी लोग जान रहे हैं। इस मुबारक महीने में लोग इबादत अल्लाह के नज़दीक बहुत ज़्यादा करते हैं। बहुत सारे लोग कुरान की तिलावत में मशगूल होते हैं, बहुत सारे लोग ज़िक्र व अज़कार में, बहुत सारे लोग दुआ में मशगूल होते हैं और दुआ मांगते हैं। पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए मांगते हैं, खा वो हिंदू भाई हो या मुसलमान भाई हो या वो भाई किसी भी मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हो। और ये मुबारक महीने में खुसूसी तौर पर हम लोग जो दुआ मांगते हैं वो कोरोना वायरस का जो मर्ज़ है, एक दूसरे के जाने का डर और खौफ है, उसके लिए दुआ मांगते हैं। ए अल्लाह, किसी भी भाई को भी अगर ये मर्ज़ लग गया है, ए अल्लाह उन भाई को तू शिफा अता फरमा, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा, इस बीमारी को तो दूर फरमा। रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना है। इस महीने का ये आखिरी जुमा है जिसे अलविदा जुमा कहा जाता है। और ये जो मस्जिद है ये दरभंगा ज़िले की सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसे लोग पाकरगंज लहरियासराय की जामा मस्जिद कहते हैं। और इस मस्जिद में अलविदा के वक्त में हज़ारों से कहीं ज़्यादा लोग मुसल्लियान होते हैं और इसका असर
बाहर की सड़कों पर नज़र आता है, भीड़ भाड़ का हुजूम होता है, इज़्दिहाम की सूरत होती है। लेकिन हुकूमत हिंद का जब से ऐलान हुआ है, लॉकडाउन का मामला जब से चल रहा है, तकरीबन 2 महीना मुकम्मल होने को है, उस वक्त से लेकर अब तक मस्जिद के जो जिम्मेदार हैं और हमारे बड़े बड़े अकाबिर जो हैं, हज़रत मौलाना अरशद रहमानी, हज़रत मौलाना महमूद मदनी, इसी तरह हज़रत मौलाना ये वली रहमानी साहब, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, बड़े बड़े अकाबिर हैं, उन लोगों की तरफ से हिदायत आया है कि मस्जिदों के अंदर 4-5 लोगों के साथ ही नमाज अदा किया जाए। अल्लाह तबारक तआला की ज़ात से हमें ये उम्मीद है, तमाम मुसलमानों को ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारी दुआओं को रब तबारक तआला ज़रूर सुनेगा। और मैं भी आज दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक तआला से कि या रब, अगर हमसे तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों से कोई ऐसी ख़ताएँ हो गई हो, कोई तो तेरा नेक बंदा ऐसा होगा जिसे तू पसंद करता होगा, तुझे उसका वास्ता कि तू हम तमाम मुसलमानों के गुनाहों को बख्श दे और हम पर से ये परेशानियों को दूर अता फरमा दे। ख़ास करके हमारे इस मुल्क में जो ये बीमारी फैली है, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को महफूज अता फरमा दे, तमाम आलम इस्लाम पर अपना फ़ज़ल फरमा दे। और मैं उन तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने सब्र से काम लिया, क्योंकि रब फरमाता है कि बेशक मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। और मेरा यकीन है कि जिसके साथ अल्लाह हो जाए फिर उस बंदे का क्या कहना। तो मैं उन तमाम मुसलमानों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत सब्र के साथ इस लॉकडाउन का पालन किया है। और इंशाअल्लाह आगे भी जब तक ये हुकूमत ने नाफिज कर रखा है इस लॉकडाउन को, हम हो सकता है कि हमें ईद की नमाज भी अपने घरों पर पढ़ना पड़े, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तबारक तआला नीयत को देखता है, हमारी नीयत साफ़ है, मुल्क के हालात ऐसे हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह सब की इबादत को कबूल अता फरमाए। अलविदा की नमाज इसी तरह सब्र और ईद की नमाज भी घरों में ही पढ़ने की तैयारी, उलेमाओं का फरमान। मंदिर बंद है, मस्जिद बंद है, लेकिन जो वट सावित्री पूजा है ये न मंदिर में है, सड़क किनारे कहीं, और यहाँ महिलाएं अपने आप को नहीं रोक पाई और ये गलत तस्वीर हो जाएगी। ये तस्वीर अच्छी नहीं है। कोरोना का बाढ़ जब आएगा तो तस्वीर अच्छी नहीं होगी और ऐसे में रोकना होगा, लोगों को संभलना होगा और दूसरे पर आक्षेप करने से पहले अपने आप को टटोलना होगा। जी हाँ, ये तस्वीर देखिए, वट सावित्री पूजा के एक दिन पहले किस तरह बाजारों में भीड़ उमड़ी और उसके बाद वट सावित्री पूजा के दिन लोग रोक नहीं पाए अपने आप को घरों में रहने से और निकल गए बाहर पूजा करने। ये अच्छी बात नहीं है। घर में पूजा, घर में इबादत, सरकार के आदेश का पालन करें, तभी हम कोरोना के कहर से बच सकते हैं। मंदिर बंद है, मस्जिद बंद है गुरुद्वारा और बंद है चर्च भी, लेकिन वट सावित्री पर्व जो यह विधिवत जब लॉकडाउन 4 में छूट आई तो महिलाएं इस तरह टूट पड़ी बाजार में खरीदारी करने। ये तस्वीर अच्छी नहीं है। आलोचना कौन करेगा? संगठनों को आना होगा, दूसरे धर्म के लोग आएंगे तो आक्षेप लगेगा, लेकिन खुद आगे आना होगा। घर के पुरुषों को समझाना होगा, कोरोना के कहर को जानना होगा, अन्यथा कोरोना अगर इस माध्यम से घर में आएगा तो त्राहिमाम मचेगा। 2 महीने का जो धैर्य था वह टूटने लगा। वट सावित्री पूजा करने की होड़ में बाजार में एक दिन पहले हमने यह दृश्य दिखाया था। घर के मुखिया को यह समझना होगा कि यह भीड़ अच्छी नहीं है, कोरोना का कोहराम मच सकता है, इससे आप उन्हें समझाइए, जानिए कोरोना किस तरह फैल सकता है, इस बाजार से आपके घर में भी आ सकता है। वट सावित्री पूजा की एक दिन पहले की यह तस्वीर। दूसरी तस्वीर आप देखिए। लगातार मुस्लिम धर्मगुरु, मुस्लिम उलेमा ऐलान कर रहे हैं कि ईद में नए कपड़े नहीं पहनने हैं, बाजार नहीं जाना है, कपड़े नहीं खरीदना है, लेकिन यहां भी लगातार कपड़ों की खरीदारी की भीड़ होती रही और यहां भी बात नहीं मानी गई। घर के मुखिया को समझना होगा, समझाना होगा। जब अलविदा का नमाज 5 लोग मस्जिद में पढ़ रहे हैं, ईद की नमाज नहीं हो रही है, ऐसे में इस तरह सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाना कहां तक मुनासिब है? घर के मुखिया को समझना होगा, कोरोना के कोहराम को जानना होगा, तभी आप बच सकते हैं इस कोहराम से, अन्यथा इस दुकान से, इस सोशल डिस्टेंस की धज्जियां से कोरोना आपके घर में आ सकता है।
और हमने मंदिर बंद कर दिया, मस्जिद बंद कर दिया, लेकिन सड़क किनारे वट वृक्ष हो, पीपल का पेड़ हो, मजार हो, उसको तो बंद नहीं कर सकते। और यहाँ वट सावित्री पर्व जब आया तो यहाँ महिलाएं सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाते हुए ये इस तरह से पूजन करने लगी। अब इन्हें कौन समझाए? संगठनों को आना होगा। पुनः एक बात BTN न्यूज बार बार आपसे अपील करता है, इस बात को समझिए। वैष्णव देवी बंद है, अजमेर बंद है, मक्का मदीना बंद है, तिरुपति का दरबार बंद है, साईं बाबा में भी ताले लगे हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में इस तरह की पूजा और इबादत घरों में रह करके सबसे बेहतर है, जिसमें कोरोना को हराने का एकमात्र ध्येय होना चाहिए। इस तरह यह भीड़ इकट्ठा करके बाजार से पूजा और इबादत का सामान खरीद कर करके इस तरह बाहर में जमघट लगाने से यह कोरोना को आमंत्रण देना जैसा होगा और कोरोना को घर लाने जैसा होगा। जो चूक हुई सो चूक हुई, आलोचना भले ना हो, लेकिन आगे समझना होगा, तभी कोरोना से जंग जीता जा सकता है। स्थिति हुई थी 102 वर्ष पहले, हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ब्रेक लें। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। कोरोना का ग्राफ 2 दिन से 30 पर ही रुका, लेकिन मधुबनी में सैकड़ा पार है कोरोना की संख्या। समस्तीपुर, बेगूसराय में भी कोरोना की लंबी छलांग। सतर्क रहें, कोरोना के कोहराम को समझे। लॉकडाउन का उल्लंघन, गलत अर्थ से जिंदगी कहीं भारी न पड़ जाए, गाड़ी कहीं छूट न जाए। सोशल डिस्टेंस की उड़ रही धज्जियां। मंदिर बंद तो महिलाएं सड़क किनारे वट वृक्षों में ही पहुंच गई पूजा करने। एक दिन पूर्व वट सावित्री पर्व और ईद की खरीदारी को लेकर बाजारों में जुटी भीड़ ने तार तार कर दिया। 102 वर्ष पूर्व वायरस स्पेनिश फ्लू के इतिहास को जाने समझे। प्रति 100 लोगों में 6 लोग की हुई थी उस समय इस जानलेवा बीमारी से मौत। 20 माह तक मचाया था इसने तांडव। भारत में 1,80,00,000 लोगों की जान चली गई थी, जबकि विश्व में 10 करोड़ लोग मारे गए थे। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन पैसे कुछ अन्य खबर। सीएम कॉलेज के पीछे जो दीवार बांध गिर गया था पिछले साल, उसमें नया काम शुरू होने के बाद कई फीट नदी की ओर बांध बनाए जाने का स्थानीय लोगों ने विरोध किया। इन लोगों का कहना था कि छठ पूजा यहाँ होता है और ऐसे में दर्जनों परिवार इससे वंचित रह जाएंगे। इन लोगों ने काम रोकने की कोशिश की। इस संदर्भ में मीडिया को भी जानकारी दी गई और जल संसाधन विभाग के मंत्री को भी इस संदर्भ में दिया गया। स्थानीय जनप्रतिनिधि से भी इसकी शिकायत की गई। लोगों ने इस पर विरोध जताया। स्थानीय उर्दू बाजार दुर्गा पूजा समिति, जिसके अधीन छठ पूजा होता है दर्जनों जगह, इन लोगों ने कहा कि इस जगह पर अब छठ पूजा
नहीं हो सकेगी, इसलिए इसे जो सही जगह था, जो पूर्व का जगह था, वहां इस दीवार को बनाया जाए। 102 वर्ष पहले 1918 में स्पेन की बीमारी जो वायरस आया था, स्पेनिश फ्लू, और उसने पूरे दुनिया में तहलका मचा दिया था। आज कोरोना वायरस को जब वर्तमान में देखते हैं तो इतिहास का पन्ना पलटते हैं तो बहुत कुछ बता देता है कि बीमारियां उस समय भी आई, और उस समय जब हमारे पास तकनीक नहीं था, उस समय जब हमारे पास सोशल मीडिया साधन नहीं था, हमारे पूर्वजों ने किस तरह संघर्ष किया। भारत की आबादी में 6% लोगों की मौत हो गई थी। 26 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ 80 लाख मौत भारत में हुई थी, और पूरे दुनिया की बात माने तो 10 करोड़ लोगों को जान गंवानी पड़ी थी स्पेनिश फ्लू नाम की बीमारी से। जो रिकॉर्ड मिलता है उस आधार पर हमने यथासंभव संग्रह कर करके जो आपके लिए यह बनाया है व्यूज, उसे आप देखिए और तब समझिए कि 20 महीने तक उसने कोहराम मचाया था। आज हम 2 महीना भी सब्र नहीं रख सकते हैं, तो क्या यह ऐसी हालत होगी। इस परिस्थिति में हमें संभलना होगा, इतिहास के पन्नों को पलटना होगा, उससे सीख लेनी होगी। उस समय न टीवी था, न मोबाइल था, और उस समय इस पीड़ादायक बीमारी से हमारे पूर्वजों ने किस तरह वर्तमान को बचाया होगा, जिसकी बदौलत हम आप आज यहाँ हैं। जी हाँ, 26 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ 80 लाख मौत मायने रखती है। आज कुछ हजार मौत के बाद हम लॉकडाउन में फंसे हैं, लेकिन जरा सोचिए क्या हाल रहा होगा उस समय का। 102 वर्ष पहले प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्पेनिश फ्लू नाम की बीमारी आई थी। इस वायरस ने तहलका मचा दिया था। मई में जब जहाज आया तो उसी से यह वायरस निकला। आप उस समय की तस्वीर देखिए, मास्क लगाए। 102 वर्ष पहले मास्क अन्यथा जेल जाना होगा। ये उस समय अस्पताल की ये तस्वीर है। ये यह बताता है कि 102 वर्ष पहले किस तरह इसने कोहराम मचाया था। कोरोना नाम नहीं था, लेकिन पब्लिक नोटिस कर करके सारे पार्क बंद कर दिए गए थे, सारे सार्वजनिक स्थान, सिनेमा हॉल बंद कर दिए गए थे, और आपातकाल जैसी स्थिति थी। अंग्रेज सरकार ने उस समय काफी कोशिश की, लेकिन 26 करोड़ की भारत की आबादी में 1 करोड़ 80 लाख मौत, भयानक मौतें हुई थी। सबसे ज्यादा इसमें मरने वाले की संख्या महिलाओं की थी, क्योंकि उस समय यह बीमारी युवाओं पर, कमजोर लोगों पर ज्यादा अटैक करता था, और महिलाएं कमजोर होती थी। उसके बाद उस समय की स्थिति है कि अकाल भी पड़ा था, महिलाएं कम खाना खाती थी। ऐसे में भारत पर इस वायरस का जबरदस्त अटैक हुआ था। पूरे विश्व में लगभग 10 करोड़ लोग मारे गए थे। स्पेन से निकला यह वायरस, उस समय इसका नाम स्पेनिश फ्लू पड़ा था। अंग्रेज सरकार का भी जमकर विरोध हुआ था। उस समय भी क्वारंटीन सेंटर बनाए गए थे, अस्पताल भर दिए गए थे, और यह मई 1918 से चला यह बीमारी लगातार बढ़ता चला गया, और 20 महीने बाद 1920 के मार्च में इस पर काबू पाया गया। उस समय न मोबाइल था, न टीवी था, और ऐसी परिस्थिति में लगातार अंग्रेज सरकार के दुनिया इससे संघर्ष करता नजर आ रहा था, और ऐसी परिस्थिति में तत्कालीन वर्तमान ने अपनी जान गंवाकर भी वर्तमान के लिए, आज के वर्तमान के लिए जिंदगी को, इंसान को बचा करके रखा था, जिसके वंशज हम और आप आज संघर्ष कर रहे हैं। कोरोना की लड़ाई भी इसी तरह की लड़ाई है। 102 वर्ष पहले मई 1918 से 1920 मार्च तक लगातार तांडव। कहा जाता है कि शिरडी में साईं बाबा भी इसी बीमारी के शिकार हुए थे। उन्होंने दूसरे से बीमारी ली थी, वहां भी तांडव मचा था, और फिर शिरडी आबाद हुआ। पूरी दुनिया में इस तरह की मौत, स्पेन की बीमारी जिसका नाम दिया गया स्पेनिश फ्लू, और भारत के इतिहास में 1911 की जनगणना के बाद 1921 की जनगणना में यही एक समय था जब आबादी कमी थी। उस समय के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं
कि उनके परिवार में उनकी पत्नी और उनके भाई के बच्चे की मौत हो गई थी। गंगा तट पर जब सब जलाने गया तो लकड़ियां कम पड़ने लगी। गंगा माँ से उन्होंने प्रार्थना की थी कि ये लकड़ियां तो दे दो, और अंत में गंगा नदी के बहते प्रवाह से लकड़ियां चुनकर उन्होंने सबका दाह संस्कार किया था। ये वो स्थिति थी। लगातार 20 माह तक भारत पूरी दुनिया के साथ संघर्ष करता नजर आया था। वायरस से लड़ाई उस समय भी थी। आज परिस्थिति बदली हुई है। आधुनिक तकनीक से हम कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, लेकिन 2 महीने में सब्र टूटेगा तो कैसे हम भविष्य को इतिहास दे पाएंगे। देखिए ये रिपोर्ट किस तरह से उसने तहलका मचाया था। 1918 से 1920 के बीच में एक बहुत बड़ी महामारी ने दुनिया में 5 करोड़ लोगों की जान ली थी, जिसका नाम था स्पेनिश फ्लू। इसका साइंटिफिक नाम इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक भी था। दुनिया की 1/3 आबादी को इस बीमारी ने संक्रमित किया था। जो व्यक्ति इस बीमारी से संक्रमित होता था, उनमें से अधिकतर की उम्र 20 से 30 साल होती थी, और इस बीमारी में पुरुषों के मुकाबले औरतों की मौत ज्यादा हो रही थी। इस बीमारी से जितने लोग संक्रमित होते थे, उनमें से 10% लोगों की मौत हो जाती थी। 1918 की महामारी में 24 हफ्तों में जितने लोग मारे गए थे, उनमें उतने 24 साल में भी नहीं मरे थे। इस बीमारी ने सबसे ज्यादा असर पीड़ितों के फेफड़ों में होता था। उसको असहनीय खांसी हो जाती थी और आंख, नाक, कभी-कभी कान और मुंह से भी खून बहने लगता था। उनके शरीर में इतना दर्द होता था कि मानो जैसे शरीर की हड्डियां टूट जाएंगी। मरीज के खाल का रंग पहले नीला, फिर बैंगनी और अंत में काला हो जाता था। अमेरिका में इस बीमारी का आलम यह था कि पादरी घोड़े पर सवार होकर घर घर जाकर रखे हुए शव मांगते थे। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में इस बीमारी की दर 20.6 प्रति हजार थी। भारत में हालात इसलिए और भी खराब हुए क्योंकि उसी समय भारत में इतिहास का सबसे भयानक सूखा पड़ा था। भूख से शरीर की आरोग्य क्षमता कम हो जाती है, इसलिए ये फ्लू भारतवासियों के लिए और घातक साबित हो रहा था। भारत के 120 साल की आर्थिक इतिहास में 1918 का साल सबसे बड़ा, सबसे भयानक, सबसे खतरनाक साल था। भारत की विकास दर 0 से कई नीचे गिरकर -10.8% चली गई थी। इस बीमारी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व युद्ध से भी कई अधिक प्रभावित किया था। मार्च 1920 आते आते इस बीमारी पर नियंत्रण पा लिया गया था। अपनी मांगों को लेकर जिला ट्रेड यूनियन की ओर से धरना दिया गया पोलो मैदान। अपनी मांगों को लेकर जिला ट्रेड यूनियन की ओर से धरना दिया गया। धरना स्थल पोलो मैदान में यह आंदोलन का कार्यक्रम चल रहा है। कोरोना काल में केंद्र की मोदी सरकार ने सबसे बड़ा काम यह किया कि मजदूरों के सारे अधिकार छीन लेने का पुरजोर प्रयास शुरू कर दिया है। उनके कानूनों में संशोधन करके 33 कानूनों को अपने राज्यों में स्थगित करने का काम किया है। काम के घंटे को 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे करने का प्रयास कर रही है और दूसरी ओर पूरे देश के मजदूरों को संगठित
और खास करके असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को अपने हाल पर छोड़ दिया है। उन्हें घर वापस लौटने का भी मौका नहीं दिया और लोग रास्ते में मर रहे हैं, रेल के पटरियों पर मर रहे हैं। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष जगदीश शाह के पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया उनके बेता स्थित आवास। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष जगदीश शाह के पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया बेता चौक स्थित निवास स्थान पर। उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा के फूल चढ़ाए गए। जगदीश साहू जी के श्रद्धांजलि सभा पर आदरणीय जगदीश पूरा जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जनसंघ की विचारधारा को आगे बढ़ाने में अपना पूरा जीवन लगा। उन्होंने पूरा स्टेशन मास्टर थे, उसके बाद उन्होंने नौकरी त्याग कर और सार्वजनिक जीवन में आने का निर्णय किया। और मन के हमरा चले के छे, एहि दुआरे जे कार्यकर्ता जे छे, कार्यकर्ता के सम्मान वो दधीची के रूप में चला। उम्हर देखबे तो राम बहादुर चौधरी, उम्हर देखबे जहन कबीलपुर चल जाए, एहिठाम एक विचित्र मोहल्ला छले और वो एने तूती रहे छले कांग्रेस के। असगर ई सामना करे छलन हैं जगदीश जी और उम्हर फिर जैतों तो मिर्जेपुर और गुलोबारा में अमरनाथ गामी जी के जो मोहल्ला छले वही ठुना ठार हुए के जगह भेजते जो कार्यकर्ता रहे छले। सिलेंडर फटने से आग लग गई, अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना में 2 लड़का एवं लड़की घायल हो गई। स्थानीय लोगों ने आनंद फानंद में डीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड में इसे भर्ती कराया। सिलेंडर फटने से आग लग गई, देखते ही देखते इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना में 2 लड़का एवं 1 लड़की घायल हो गए। यह घटना है रहमगंज का। स्थानीय लोगों ने आनंद फानंद में घायल लड़के एवं लड़की को डीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया। आगजनी में घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। वही गैस लीकेज हो गया, उसमें पूरा आग लग गया। उसके बाद क्या सब हुआ? वही उसके बाद पूरा सब कोई ठीक किए, बुझाए, बुझा नहीं, सब पूरा हो गया तेजी से। किसी को नुकसान भी है? हाँ, 2 आदमी का। कौन है 2 आदमी? मेरा भाई है और एक भतीजा। जैसे मुझे सूचना मिला कि गोपाल जी के यहाँ आग लगा तो मैं घर से भागा यहाँ आया तो देखा क्या कि बुरी तरह सिलेंडर के में आग लगा हुआ था। तो सभी आदमी यहाँ के समाज एकजुट होकर सिलेंडर को बुझाया। सिलेंडर के द्वारा आग लगा जी, जिसमें तुरंत फोन गया अग्निशामक को, वो भी गाड़ी आया, गाड़ी से आग पर काबू पाया गया। उससे पहले समाज का भी लोग सब काबू पा लिए थे, लेकिन वो भी आगे सपोर्ट हुआ। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का ग्राफ 2 दिन से 30 पर ही रुका, लेकिन मधुबनी में सैकड़ा पार है कोरोना की संख्या। समस्तीपुर बेगूसराय में भी कोरोना की लंबी छलांग। सतर्क रहे, कोरोना के कोहराम को समझे। लॉकडाउन का उल्लंघन गलत अर्थ से जिंदगी कहीं भारी न पड़ जाए, गाड़ी कहीं छूट न जाए। सोशल डिस्टेंस की उड़ रही धज्जियां। मंदिर बंद तो महिलाएं सड़क किनारे वट वृक्षों में ही पहुंच गई पूजा करने। एक दिन पूर्व वट सावित्री पर्व और ईद की खरीदारी को लेकर बाजारों में जुटी भीड़ ने तार कर दिया। 102 वर्ष पूर्व वायरस स्पेनिश फ्लू के इतिहास को जाने समझे। प्रति 100 लोगों में 6 लोग की हुई थी उस समय इस जानलेवा बीमारी से मौत। 20 माह तक मचाया था इसने तांडव। भारत में 1 करोड़ 80 लाख लोगों की जान चली गई थी, जबकि विश्व में 10 करोड़ लोग मारे गए थे। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत, लेकिन आप अपना ख्याल जरूर रखिए। आप हमारे लिए अनमोल हैं। स्वास्थ्य धन सबसे बड़ा धन है। बाहर जब निकलिए तो मास्क जरूर पहनिए, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखिए, दूसरों को समझाइए। नहीं समझते हैं तो अपने आप स्वयं तो समझिए, और जो आपके सबसे बड़े हितैषी हैं उन्हें तो समझा सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।